बल्कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी इशू बन चुका था। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसके कई एसोसिएट्स और फ्रंट कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया। इन कंपनीज के थ्रू रियल एस्टेट, शिपिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस रन होता था। सब लीगल दिखता था, लेकिन अल्टीमेटली एक इल्लीगल एम्पायर को फंड करता था। 2015 में इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड फुजिटिव्स की लिस्ट सौंपी, जिसमें सबसे ऊपर दाऊद का नाम था। उसका एड्रेस तक कराची बताया गया, व्हाइट हाउस, नोमान रोड, ब्लॉक 4। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उसकी मौजूदगी से इनकार किया। ये डिनायल इंटरनेशनल लेवल पर भी सवालों के घेरे में रहा। कई देशों ने पब्लिकली कहा कि पाकिस्तान का ये स्टांस क्रेडिबल नहीं लगता। यहां तक कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी ऑफ द रिकॉर्ड एडमिट किया कि दाऊद का कराची कनेक्शन रियल है। 2020 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। इसका एक बड़ा कारण टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नेटवर्क्स थे, जिनमें दाऊद जैसे नाम इनडायरेक्टली शामिल माने जाते थे। इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन दाऊद अब भी अनरीचेबल था। इस ग्रे लिस्टिंग से पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों पर असर पड़ा। ये एक इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था उस एक इंसान की वजह से, जिसे ऑफिशियली उनकी सरकार जानती भी नहीं। समय के साथ डी कंपनी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हुए। राइवल गैंग्स और लॉ एनफोर्समेंट प्रेशर ने इसे कमजोर किया। छोटा राजन, जो कभी दाऊद का करीबी था, उसका दुश्मन बन गया और गैंग वॉर शुरू हो गई। दोनों तरफ से हिट्स होने लगे। कई बार छोटा राजन ने यह क्लेम किया कि वो देशभक्त है और दाऊद एक ट्रेटर। इस वॉर में दोनों साइड्स के डिजर्टेड लोग मारे गए, कुछ ने सरेंडर किया और कुछ खुद ही किसी और दिशा में निकल गए। इसके बावजूद दाऊद की आइडेंटिटी एक व्यक्ति से बढ़कर एक सिस्टम बन चुकी थी। एक ऐसा सिस्टम जो उसके ना रहने पर भी ऑपरेट कर सकता था। धुरंधर 2 का बड़े साहब भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित